we have studied parametric test. All the tests, whether it is Z test, T test, F test, they all under one category that is called as parametric test. Parametric और non-parametric test में difference ये है that in case of parametric test, we assume the normality of population. और अगर नहीं है, we took the sample more than 30 and to make it normal. हम normal approximation assumption assume करते हैं. That's why all those tests are called as parametric test. और जैसे ही हम normality की assumption violate कर देते हैं या हम उसको fulfill नहीं कर पाते, then that will be called as non-parametric. So non-parametric tests are many. Chi-square is one of them. There are other tests, sign test, rank test, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test and many more. जैसे कि अभी कल हमने ANOVA किया, तो ANOVA कहाँ पे एप्लीकेबल है? जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और अगर ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना पड़ता. और ANOVA का जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज कॉल्ड एज Kruskal-Wallis टेस्ट. अगर तो डेटा नॉर्मल है, we will be using ANOVA. And if it is not normal, then we have to shift to the non-parametric test. Then the test is called as Kruskal-Wallis test. तो इसी तरह से chi-square जो है तुम्हारे Z और T का ऑल्टरनेटिव है. हम क्योंकि हर केस में, हर डेटा में पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानते, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन. जब हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता तो उसकी नॉर्मेलिटी के बारे में भी नहीं पता. सो व्हेन यू हैव a limitation of population and you are not aware about the normality of the data, then we will be moving to the non-parametric test, and the first test is called as chi-square test. अब chi-square test को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं. एक तो आपकी जो बुक में दिया हुआ है, बुक कहती है कि आप इसको कैटेगरिकल डिवाइड कर दो. chi-square test for population variance, chi-square test for यूनिफॉर्म डेटा, इंडिपेंडेंट डेटा, लाइक दिस. बट जो आज हम बात करेंगे, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि chi-square हमने लगाना कहाँ पे है. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ chi-square? जनरली आपको पता है कि वी हैव अ क्वांटिटेटिव डेटा एंड वी हैव अ क्वालिटेटिव डेटा. एंड नॉन पैरामेट्रिक बेसिकली वी यूज व्हेन वी हैव अ क्वालिटेटिव डेटा. ज्यादातर हमारे पास नंबर्स ना होकर हमारे पास चॉइस है या प्रेफरेंस है. अगर इस तरह का डेटा है तो उस केस में वी विल बी यूजिंग chi-square टेस्ट, राइट. अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं. दो एट्रीब्यूट्स हैं, यूज ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड जेंडर. हम ये पढ़ना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि मेल और फीमेल के केस में who is using left hand and who is using right hand or both. So we want to study two attributes, the use of hand and gender. तो आपको पता है कि हर बॉडी का, हर फिजिकल एक्टिविटी में यूज ऑफ हैंड डिफरेंट होता है. कोई कहता है मेरा लेफ्ट स्ट्रांग है, कोई कहता है मेरा राइट स्ट्रांग है, कोई लेफ्ट से लिखता है, कोई राइट से लिखता है, कोई लेफ्ट से खेलता है, कोई राइट से प्ले करता है. सो वी वांट टू सी whether the gender is putting any effect on the hand or not, the use of hand. तो अब इस केस में पॉपुलेशन के बारे में हम कह नहीं सकते. पॉपुलेशन तो पूरा वर्ल्ड है, जहां पे लोग बसते हैं वो सारी की सारी पॉपुलेशन हो सकती है. तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वेदर इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि किसी ने उसको स्टडी ही नहीं कभी किया, किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं की. तो व्हाट वी हैव, हमारे पास 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल बनेगा और हमने तकरीबन 300 बच्चों का सैंपल लिया, जिससे हमें पता चला कि जो गर्ल्स हैं
वो 12 है जो लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं. जस्ट a minute. So there are 12 students, girl student. Just a minute. So 12 students, they prefer left hand and 108 right hand in case of female. और boys के केस में 24 लेफ्ट एंड 156 राइट. तो ये तुम्हारे दो एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स क्या है? हैंड और जेंडर. ठीक है, तो इस टेबल को हम कहते हैं 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल. दो प्रेफरेंस है और दो एट्रीब्यूट्स है. तो अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 120, टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 180, ग्रैंड टोटल कितना है 300. आउट ऑफ 300 36 जो है वो लेफ्ट हैंड प्रेफर करते हैं और 264 प्रेफर करते हैं राइट हैंड. सो दिस इज द डेटा. दिस इज, ये कोई ज्यादा हमने कोई इस पे कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया. हमने 300 बच्चों का डेटा, उनकी प्रेफरेंस, सिर्फ ये चीजें पूछी हैं. अब इसमें हम स्टडी क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या proportion of females who are left-handed is equal to the proportion of males who are left-handed. हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि क्या मेल और फीमेल का इक्वल नंबर है लेफ्ट हैंड यूज करने का और डिफरेंट नंबर है. तो हाइपोथेसिस विल बी दैट probability of first, proportion of first is equal to proportion of second. और alternative क्या बनेगा? Proportion of first is not equal to proportion of second. और अगर आपको पता है कि अगर H0 true है, then the proportion of left-handed females should be the same as the proportion of left-handed males. The two proportions above should be the same as the proportion of left-handed people overall. तो इसका मतलब है कि हम इसको कंक्लूड कर लेंगे कि ओवरऑल यही चीजें हैं कि लेफ्ट हैंड और जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है. अब जो काई स्क्वायर है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर काम करता है और जो फॉर्मूला है वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है: ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी and expected frequency. ठीक है, तो फॉर्मूला जो है काई स्क्वायर को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल के साथ. इट्स जस्ट लाइक एक्स, बट एक्स नहीं है ये. इसको हम एस को थोड़ा सा टिल्ट करके उसमें से लाइन क्रॉस कर रहे हैं और उसके ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, और इसको CHI स्क्वायर इस तरह से भी लिखते हैं. तो दैट्स योर चॉइस. सो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है जो अभी आप देख रहे हो, दैट इज FO minus FE. O is observed frequency, E is expected frequency. तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको थोड़ा सा और आसान तरह से लिखता हूं: ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड. तो मैं सिर्फ F नहीं यूज कर रहा हूं, आपने यूज करना है तो आप कर सकते हो. सो इट इज सम ऑफ द एंटायर, पूरे का सम है ये, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड. और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रो माइनस 1 इंटू कॉलम माइनस 1. तो 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल है, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो इसका हमेशा से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? 1 रहेगा.
और जो chi square कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट विल बी कंपेयर विद टेबुलेटेड वैल्यू. इसका भी टेबल वैल्यू है. डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट आप इसकी टेबल वैल्यू चेक करोगे. इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट. आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करोगे. इसका मतलब है प्रोपोर्शन आपका सेम है. तो अब बात आती है न्यूमेरिकल की. हम न्यूमेरिकल के केस में हमें P कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो दोनों का, मेल और फीमेल का, लेफ्ट हैंड का जो कंबाइंड प्रोपोर्शन है दैट इज x1 plus x2 डिवाइडेड बाय n1 plus n2. इट मींस दैट 12 हमारे फीमेल के केस में थे लेफ्ट हैंड प्रेफरेंस और 24 थे हमारे मेल प्रेफरेंस. और टोटल हमारा कितना था n1 plus n2 300. So it is 36 by 300. So your value of P bar is equal to 0.12. तो ये तुम्हारी P की वैल्यू आ गई. अगर ये 12%, इसका मतलब है कि आउट ऑफ ऑल 12% स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन दे प्रेफर लेफ्ट हैंड. और Q कैसे आएगा इसका? Q कैसे कैलकुलेट करते हो? Q is 1 minus 0.12, it is 0.88. तो 0.88 तुम्हारी Q की वैल्यू है और P की वैल्यू तुम्हारी 0.12 है. अब बात आ जाती है कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का रिलेशन कैलकुलेट करना है. और आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू गिवन है दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू. अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो गिवन है उसी के बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू. और तुमने P कैलकुलेट कर लिया है दैट इज 0.12 और Q तुमने कैलकुलेट कर लिया 0.88. राइट. अब एक एक करके हमें इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. और कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ अगर मैं मेन टेबल पे, पहले वाले टेबल पे वापस आता हूं. अब ये है आपकी P वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इज 0.12 और Q वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.88. अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि फीमेल में से एक्सपेक्टेड कितने हैं लेफ्ट हैंड यूजर, तो 120 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.12 के साथ. जब आप 120 को 0.12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 14.4. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 14.4. और सिमिलरली हमें राइट हैंड का अगर यूज करना है, सॉरी मेल का यूज करना है, कैलकुलेट करना है, तो 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.12 से. तो ये दोनों जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी दिस विल गिव यू द वैल्यू 14.4 जैसे अभी मैंने बताया और 21.6. These are the values you have calculated by multiplying 120 into 0.12 which is 14.4 and 120 into 0.12 this is 21.6. So observed value तो given थी, expected value हमने calculate कर ली. अब right hand के लिए क्या करना पड़ेगा? right hand के लिए फीमेल के केस में 120 into 0.88 this is 105.6 and 180 into 0.88 this is 158.4. So आपने प्रोबेबिलिटी से, प्रोपोर्शन से इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है कि फीमेल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है लेफ्ट हैंड की और
मेल की कितनी है लेफ्ट हैंड की। सॉरी, यहाँ पे एक आप चेंज कर लो, ये मैंने गलत लिख दिया। दिस इज 180, ये जो मल्टीप्लाई होगा 180 इंटू 0.12 21.6। ये बात आपको समझ लगी है कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है? कोई डाउट है तो पूछ लो। Yes, sir, it's clear. Now, observed and expected are given. अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? मैं यहीं पे कर देता हूं। Now the next step is your observed frequency, expected frequency. Observed is 12, 24, 108 and 156. Your expected value is 14.4, 21.6, 105.6 and 158.4. These are your values. So this is O, this is E. Observed minus expected is the next column. So 12 minus 14.4, so it is कितना आएगा 2.4. Then 24 minus 21.6 कितना आएगा ये 2.4. 2.4. 108 minus 105.6 कितना आएगा 2.4. 2.4. 156 minus 158 2.4. 2.4. बस इसमें फर्क इतना है कि कुछ आपके नेगेटिव होंगे, कुछ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। 12 माइनस 14.4 नेगेटिव होगा, 156 माइनस 158.4 भी नेगेटिव होगा, बाकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट स्टेप इज टेक द स्क्वायर। तो 2.4 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 5.76। तो सबका कितना आ जाएगा 5.76, 5.76, 5.76। और लास्ट स्टेप क्या होगा, जो स्क्वायर किया है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करोगे। सो जो अभी आपने 5.7 कैलकुलेट किया है वो रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड होगा। जैसे पहले वाला जो है वो 14.4 से डिवाइड होगा। सो दिस इज 0.4। जो दूसरा है वो डिवाइड होगा 21.6 के साथ। सो इट इज 0.267. Next is it is divided by 105.6. So it is 0.0545. और थर्ड आपका क्या होगा 0.0364. सो ये जो टोटल होगा दैट इज योर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज योर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जब आप इसको सम करोगे दिस कम्स आउट टू बी, ये देख पा रहे हो 0.7576. when you add the last column this comes out to be
7576, right? अब this is your calculated value and calculated value will be compare with the tabulated value, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैंने बता दिया है कि रो 2 है, कॉलम 2 है, 2 minus 1 2 minus 1, so डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1. तो काई स्क्वायर का आप टेबल चेक कर सकते हो बुक में से भी, या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो. बताने की जरूरत है कि कौन सा टेबल है, देख लोगे आप. बच्चे काई स्क्वायर का टेबल चेक कर लोगे? सर एक बार शो कर दो. एक मिनट, जस्ट अ मिनट.